हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की साइंस के सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण की 8th वर्कशीट को समझेंगे, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई है। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण का निर्माण कैसे करते हैं। और आज इस 8th वर्कशीट के अंतर्गत हम अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद वर्कशीट 8, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। जिंक, आयरन आदि क्रियाशील धातुएं अम्ल जैसे HCl H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसका मतलब है जब धातु और अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद के परिणाम स्वरूप लवण निर्मित होते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जैसे ये अभिक्रिया दिखाई एग्जाम्पल में, जिंक प्लस H2SO4 आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेंगे ZnSO4 और H2। तो जिंक क्या एक धातु है। इस रिएक्शन में जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है और क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब हम जब धातु और अम्ल की परस्पर अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच हम कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच के लिए हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट सेट किया है। तो आइए देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट क्या है। यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं और इसमें साथ में क्या डाला, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये हमारी है निकास नली। इसमें जो है बीकर में हमने साबुन का विलयन लिया है। अब क्या होता है, जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हमारे जो है जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन गैस इस निकास नली से कहाँ जाएगी, साबुन के विलयन में जाएगी और ये बनेंगे साबुन के बुलबुले, हाइड्रोजन गैस युक्त साबुन के बुलबुले। जब इन हाइड्रोजन गैस युक्त साबुन के बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो हाइड्रोजन गैस फट फट की ध्वनि या यूँ कहें पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जलती मोमबत्ती द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच करने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो पॉप ध्वनि का उत्पन्न होना मतलब कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है ना। इसके बाद है नाइट्रिक अम्ल, मैग्नीशियम और मैग्नीज, Mg इज फॉर मैग्नीशियम, Mn इज फॉर मैग्नीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता। इसका मतलब नाइट्रिक क्यों नहीं देता, ये नाइट्रिक अम्ल और किसी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देता, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जैसे ही ये मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़कर किसी और धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उसे उपचयित कर देता है, किसमें, H2O में। अब इसके बाद आता है हमारा अम्ल और धातु, अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। ये हमने यहाँ पढ़ लिया। जितनी अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी उतनी ही तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होगी। अधिक क्रियाशील धातुएं मतलब जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। नेक्स्ट लेसन 3rd में आप पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। उसमें आप देखेंगे सक्रियता श्रेणी में जो धातु जितनी ऊपर है वो उतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि कॉपर, Ag इज फॉर गोल्ड, Hg इज फॉर मरकरी। कॉपर, गोल्ड, मरकरी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये केवल सांद्र अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, है ना। इसके बाद है क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। जिस तरह से अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निर्मित करते हैं, उसी प्रकार धातुएं और क्षारक भी आपस में अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे ये जिंक है और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है।
दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। इसके बाद हम इसमें एक और रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड और क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, और ये दोनों ही अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रिया हैं, और कैसे हैं ये हम आपको समझाएंगे। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। यह एक प्रकार की उदासीन अभिक्रिया है। देखो ये धात्विक ऑक्साइड है और ये अम्ल है, दोनों की अभिक्रिया हुई तो लवण और जल बनेंगे। अब ये अम्ल है ना, तो धात्विक ऑक्साइड हमेशा याद रखना ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति मतलब ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तभी तो देखो हमने पढ़ा था ना पिछली बार कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल निर्मित करते हैं। तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये तो जैसे हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक क्षारक है। जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, जो कि लवण है, और पानी। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं क्षारक? अधात्विक ऑक्साइड। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं ये। इसका मतलब ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। हमने यही पढ़ा था ना पिछले वीडियो में कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यह भी एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जैसे अधात्विक ऑक्साइड जमा क्षार, क्या बनेगा अभिक्रिया से? लवण और जल। तो ये क्षार है, तो अधात्विक ऑक्साइड क्या बताया था अभी? ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्षार जमा अम्ल, लवण और जल। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अधात्विक ऑक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करें बनेंगे तो बनेगा लवण, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। ये जो तीनों धातुएं हैं इसकी पहले हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरी हमें सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो हमने यहाँ पे लिखी हुई है मैंने ये। आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, Fe स्टैंड फॉर आयरन, तो बनेगा आयरन क्लोराइड FeCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। मैग्नीशियम भी क्या एक धातु है, और जब वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कैल्शियम भी एक धातु है, और जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह हम इन तीनों की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया दिखा सकते हैं। आयरन जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या फॉर्मूला है इसका? FeSO4। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कैल्शियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये हमारे क्वेश्चन है अगला। कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिक अम्ल केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि कॉपर जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल उपचायक है और ये जो हमारी H2 गैस उत्पन्न होती है उसको H2O में उपचयित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा? इस रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। जब एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हम किस प्रकार कह सकते हैं धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? कैसे कह सकते हैं भाई? धात्विक ऑक्साइड क्या करते हैं? लाल लिटमस को
नीला कर देते हैं। हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, क्षारक लाल लिटमस विलयन को नीला कर देते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका मतलब ये क्षारीय प्रवृत्ति का है। क्या आपने कभी गौर किया आपकी माँ अचार एवं चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती? क्यों, बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ये होगा क्योंकि अचार और चटनी में अम्लीय पदार्थ होते हैं और अम्ल धातु के बर्तन के साथ अभिक्रिया करके विषैले यौगिक उत्पन्न करते हैं जो भोजन को विषाक्त बना सकते हैं। तो आज की ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई और ये जो बाकी के बचे आंसर थे ये आप इन्हें नोट कर सकते हैं। थैंक यू, और उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वर्कशीट समझ में आई होगी। ये जितने भी आंसर बाकी बचे थे ये मैंने पीछे लिख दिए हैं, यू कैन नोट डाउन इट।